आई एम इंजीनियर कुणाल तिवारी, डायरेक्टर तिवारी क्लासेज। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर कुणाल तिवारी क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे हमारे इस दौर में अपनी पढ़ाई को किस तरीके से सुचारू रूप से रख सकते हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, पूरे प्रयास। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में थोड़ा पढ़ने के लिए तैयार होने की कोशिश करेंगे। हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम इस पृथ्वी पर कैसे आए, किस तरीके से आए और इस जीवन की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, वो हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे और अपने आप को पढ़ने के लिए थोड़ा तैयार करने की कोशिश करेंगे। मेरी थोड़ी आदत है कि जब मैं क्लास लेता हूं, पढ़ाता हूं, तो मैं थोड़े चाहता हूं बच्चे थोड़े 1-2 दिन की क्लास में बच्चे पढ़ने के लिए थोड़े तैयार हो जाए, और उन 1-2 दिन की चीजों में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बता देता हूं जो आपको एक टर्निंग पॉइंट का काम करती है, वर्क करती है। तो दोस्तों, पढ़ने की जब बात आती है तो हम बच्चों से पूछता हूं मैं कि बेटे कहां से पढ़ाना स्टार्ट करूं, तो बच्चे कहते हैं सर 0 से पढ़ाना स्टार्ट करो। तो मेरे दिमाग में आर्यभट्ट का नाम आ जाता है, चलो आर्यभट्ट से चालू करते हैं। लेकिन मैं बच्चों से पूछता हूं कि विद्यार्थी आप ये बताओ, अगर आप कहो तो मैं वहां से पढ़ाना स्टार्ट कर दूं जहां से आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई है। बच्चे कहते हैं सर बिल्कुल, लेकिन आधुनिक मानव की उत्पत्ति की जब बात आती है तो मेरे दिल और दिमाग में दादा आदम, दादी हवा की याद आ जाती है, महर्षि मनु और दादी शत्रुपा की याद आ जाती है, एडम और ईव की याद आ जाती है। लेकिन मैं लोगों से पूछता हूं दोस्तों, अगर आप कहो तो मैं वहां से स्टार्ट कर दूं पढ़ाना जहां से जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 2.25 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो दोस्तों 2.25 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है जीवन की उत्पत्ति। तो मैंने कहा आप कहो तो मैं जीवन की उत्पत्ति से स्टार्ट कर दूं। बच्चे कहते हैं ठीक है सर यहां से कर दो। लेकिन मैं बच्चों से कहता नहीं, आप कहो तो मैं स्टार्ट कर दूं पृथ्वी की उत्पत्ति से। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वहां से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है पृथ्वी की उत्पत्ति। इससे अलावा अगर हम बात करें तो मेरा विद्यार्थियों से निवेदन होता है, चलो हम शुरू से ही बात करते हैं जहां से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और कहां से हुई, कैसे। तो दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। क्या आप मुझे पहले क्वेश्चन का जवाब दो। मुझे उस एक शब्द का नाम बताइए जिस शब्द में सब कुछ आ जाए, जिसमें आप भी आ जाओ, मैं भी आ जाऊं, पेड़ पौधे, पंखे, प्लास्टिक, कुर्सी, मेज, हवा, पानी, आकाश, सब कुछ आ जाए, कुछ रहना नहीं चाहिए। तो आपने सही सोचा कि वो शब्द है ब्रह्मांड। क्या नाम बोलो भैया? ब्रह्मांड, या इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मोस। कॉस्मोस या ब्रह्मांड एक ऐसा शब्द है इसमें सब कुछ आ जाता है। तो हमारा जो पढ़ना स्टार्ट होगा वो ब्रह्मांड से पढ़ना स्टार्ट होगा। इस क्लास में हम थोड़ा पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। किस तरीके से क्या तैयार होंगे, ब्रह्मांड टॉपिक को जो ज्योग्राफी वाले सर है वो बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। मैं तो आपको पता है कि मैं तो आपको मैथ और साइंस और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। बाकी थोड़ा पढ़ने के लिए तैयार होने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, देखते हैं। तो देखो ब्रह्मांड का, तो दोस्तों याद रखना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। आपसे अगर एक पूछे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, तो दोस्तों याद रखना ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है और पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 वर्ष पूर्व मानी जाती है। चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। और अगर हम बात करें जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो दोस्तों याद रखना जीवन की उत्पत्ति 2.25 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। और अगर हम बात करें आधुनिक मानव की उत्पत्ति, तो आधुनिक मानव की उत्पत्ति 10,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो इस तरीके से हम मानव तक पहुंचेंगे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक होगा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में पहली बात कि जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति कब हुई, बोलो भैया? 15 अरब वर्ष पूर्व हुई। दूसरी बात है ये जो ब्रह्मांड है ये पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। अरे ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। दूसरी बात अगर हम करें कि जो ब्रह्मांड है इसमें
लगभग 80% हाइड्रोजन है और ब्रह्मांड में लगभग 20% हीलियम है। तो ये ब्रह्मांड जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। वो सुनाता है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो दोस्तों याद रखना, हाइड्रोजन वायुमंडल में नहीं, अरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन बनता है, ब्रह्मांड में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, सेकंड लार्जेस्ट गैस इन द कॉस्मोस इज नोन एज हीलियम। तो ब्रह्मांड में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? बोलो भैया, हीलियम। बहुत डिटेल से बाद में बात करेंगे हाइड्रोजन और हीलियम के बाद। तीसरी बात अगर हम बात करना चाहें ब्रह्मांड के बारे में, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है? तो यूनिवर्सल थ्योरम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मोस इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। तो दोस्तों याद रखना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो है महाविस्फोट का सिद्धांत। ये क्वेश्चन कई बार आता है, आईएएस प्री में भी आया, आरएस प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेलवे में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। ऑप्शन में आपको मिलते हैं जीवोत्पत्ति सिद्धांत, ऑप्शन में आपको मिलता है द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन में मिलता है विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन आपको मिलता है महाविस्फोट का सिद्धांत। तो दोस्तों याद रखना, महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? वेरी गुड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस महाविस्फोट से बिग बैंग से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु से मानी जाती है। पदार्थ के सबसे छोटे कण किससे मानी जाती है? बोलो, परमाणु से मानी जाती है। इस परमाणु को ही हमने आगे चल के एक क्रांतिक कण कहा। ये जो परमाणु जो क्रांतिक कण है, इस कण को हमने बोला हिग्स बोसॉन। क्या कहा बोला भैया? हिग्स बोसॉन। ये क्रांतिक कण था। इस क्रांतिक कण से ब्रह्मांड की क्या हुई? बोलो भैया, उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु से मानी जाती है। इतना छोटा कण था जिसे नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। इस छोटे से कण से धीरे धीरे इतना विशाल का क्या बन गया? बोलो, ब्रह्मांड बन गया। आगे चल के बात करना चाहें कि जो ब्रह्मांड है इसका ना तो कोई आकार है ना इसकी कोई आकृति है। ये ब्रह्मांड तो लगातार फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड का ना कोई आकार है ना कोई आकृति है, ये लगातार फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड हजारों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, अरबों करोड़ों ग्रह उपग्रह हो सकते हैं, ब्रह्मांड में कोई गिनती नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं ब्रह्मांड अनेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। जो हमारी आकाश गंगा है उस हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहा जाता है। हमारी जो आकाश गंगा उसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है। और हमारी जो आकाश गंगा है दुग्ध मेखला या मिल्की वे, जिसे मंदाकिनी भी कहते हैं, ये जो मंदाकिनी ये हमारी आकाश गंगा है। इस आकाश गंगा का सबसे बड़ा जो तारा है, हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा जो तारा है दोस्तों याद रखना वो सूर्य है। क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार, हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा कौन है? तो हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा कौन है? बोलो भैया, सूर्य है। कौन है? बोलो, सूर्य। आगे चल के अगर हम बात करें, ये जो ब्रह्मांड है अनेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है और उस आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा कौन है? बोलो भैया, सूर्य है। तो कहने का मतलब है कि जो सूर्य है उसकी बात अगर हम करें तो हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा सूर्य है। अरे भैया, सूर्य गैसों का मिश्रण है, ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। सूर्य गैसों का मिश्रण है, ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। सूर्य पर हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 75% है, हीलियम की मात्रा लगभग 25% है। अगर हम अनुपात की बात करें, कई बार क्वेश्चन आता है सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात है, तो दोस्तों याद रखना 25 से कम 25, 25 75, 3:1। तो सूर्य गैसों का मिश्रण है और ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है, तो दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम है। इसके अलावा सूर्य के बारे में बात तो बहुत अधिक है कि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य पर हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम परमाणु बनाते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलते हैं तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब जुड़ना।
और नाग के संलयन की अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है वो सूर्य के प्रकाश के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, विकिरण विधि से पहुंचती है, लगभग 499 सेकंड में पहुंचती है। कहने का मतलब है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19.2 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 19.2 सेकंड का समय लेता है। कभी कभार बोल देते हैं 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। जैसे एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा था, एक बार आर्मी में पूछा था, कई बार आता है। इसके अलावा यूं तो बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में। सूर्य का प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा हम बात करना चाहें, सूर्य सौर ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। कौन बोलो? सूर्य। सूर्य भविष्य के ईंधन के रूप में उभर के आ रहा है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी तो इतना याद रखो कि हमारे आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा सूर्य है। सूर्य ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले ये जो पृथ्वी थी ये सूर्य से अलग हुई। दोस्तों याद रखना, सूर्य से अलग कौन हुई? बोलो, पृथ्वी हुई। और आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले ये पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी। और आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी से अलग हुआ। तो जो दर्द सूर्य ने महसूस किया, जो सूर्य से पृथ्वी अलग हुई, वो दर्द पृथ्वी ने महसूस किया जब पृथ्वी से चंद्रमा अलग हुआ। तो दोस्तों याद रखना कि सूर्य से अलग हुई पृथ्वी, इसलिए सूर्य का प्राकृतिक उपग्रह हो गई पृथ्वी। और पृथ्वी से अलग हुआ चंद्रमा, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन हुआ? चंद्रमा। क्वेश्चन आता है सूर्य का प्राकृतिक उपग्रह है, तो दोस्तों आंसर आएगा पृथ्वी। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, तो आंसर आएगा कौन? बोलो भैया, चंद्रमा। दोस्तों याद रखना, जब ये पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी उस समय पृथ्वी का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस था। क्वेश्चन आता है पेपर में, जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी उस समय पृथ्वी का तापमान कितना था? तो दोस्तों याद रखना, उस समय पृथ्वी का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस था। आगे चल के हम अगर बात करें कि जब ये पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, समय पृथ्वी का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस था। पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला था, गैस से गोला था। आज जैसी आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है ऐसी पृथ्वी ही नहीं थी, गैस आग का गोला था पृथ्वी। आप समझ सकते हो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या जीवन संभव है? नहीं। लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, कण पास पास आने लगे। और जब यह कण पास पास आने लगे तो आपको पता है कि जैसे हाइड्रोजन ने अभिक्रिया करी नाइट्रोजन से, अमोनिया गैस बन गई, NH3 बन गया। इधर कार्बन ने हाइड्रोजन से अभिक्रिया करी, प्राकृतिक गैस बन गई, मीथेन CH4 बन गया। ऐसे ही अनेक यौगिक बनने लगे, धीरे धीरे निर्जीव पदार्थ बनने लगे, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स बनने लगे, प्रोटीन के अणु बनने लगे और DNA RNA बनने लगे। इस तरीके से धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। ऐसा कहते हैं 2.25 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मानी जाती है। तो आज से लगभग 2.25 वर्ष पहले पृथ्वी का जीवन की शुरुआत मानी जाती है। एक कोष के जीव अमीबा पृथ्वी की धरती पर पहला कदम रखता है। अमीबा से पहले वायरस आए। क्या है बोलो भैया? वायरस। वायरस आपने सुनी रखा होगा कि वायरस वास्तव में निर्जीव कण होते हैं और सजीव कण भी होते हैं। तो इसलिए जो वायरस होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। बाहर जब ये वायरस रहते हैं तो निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, और जब ये बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो इस सजीवों की तरह व्यवहार करते हैं। तो जो भैया कोरोना का वायरस है, जो बड़ा प्रकोप पहला रखा है, कोरोना वायरस है, वो निर्जीव कण होता है। जैसे इसलिए तो अपन ये कहते हैं जैसे साहब कोरोना वायरस से आप किसी को टच किया तो वो लग गया, तो टच हाथ में लग गया तो उससे रोग नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको मुंह नाक कान से जब टच करोगे तो फिर वो अंदर जा करके एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव हो जाता है तो अपनी जनसंख्या में वृद्धि करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को डैमेज करके धीरे धीरे मौत का कारण बन जाता है। तो ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं, थोड़ा घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तो बार बार अपन साबुन से हाथ धोएं और ज्यादातर कोशिश होता नाक मुंह से टच नहीं करें। घर से बाहर जाओ, घर से बाहर जाके जब वापस आप आओ काम करके तो आप नहा धो करके या घर में घुसे साबुन से नहाएं, बार बार हाथ धोएं, गर्म पानी से रखें, जूते चप्पल बाहर उतारें, तो इससे काफी रिलीफ मिल सकता है। वैसे भी ज्यादा घबराने का विषय नहीं है और धीरे धीरे चल ही रहा है। तो
कुल मिलाकर के वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को कहते हैं। अरे वायरस तो बाहर रहता तो खुद ही मरा पड़ा है, तो वायरस को मारने की दवा क्या है, शरीर के जब अंदर चल जाता है तो वायरस को मारने की जरूरत तो पड़ती है। तो दोस्तों याद रखना कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 2.25 वर्ष पहले मानी जाती है। ये एक कोष के जीवों से भव कोष के जीव बने, और भैया भव कोष के जीवों से धीरे धीरे विकासवाद का सिद्धांत ये कहता है कि एक कोष के जीवों से भव कोष के जीव बने, और भव कोष के जीव धीरे धीरे बंदर बने, बंदर से चिंपांजी बने, और चिंपांजी से ये मानव बना। ये कैसा कहा जाता है कि हमारे जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर मतलब पितामह है, तो मानव के जो पितामह है वो बंदर को माना जाता है, और मानव के जो फादर हैं वो हमारे चिंपांजी हैं। तो दोस्तों याद रखना कि इस तरीके से मानव की उत्पत्ति हुई। ऐसा कहते हैं कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। अरे हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी पर आने वाला पहला मानव जो था वो महर्षि मनु था, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था शत्रुपा। तो हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी पर आने वाला पहला मानव महर्षि मनु से बना। भैया मानव जो मानव जो शब्द है वो मनु से बना है। मानव का संधि विच्छेद करेंगे तो मनु प्लस है मानव, संधि विच्छेद तो होगा लेकिन संधि नहीं। मानव मनु प्लस है, मानव टूटेगा मनु प्लस है में। तो ये मानव, इनकी पत्नी का नाम था क्या बोलो भैया, शत्रुपा। अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की, इस्लाम धर्म क्या कहता है, इस्लाम धर्म के अनुसार पृथ्वी पर आने वाला पहला मानव दादा आदम, और उनकी पत्नी का नाम था दादी हव्वा। दादी हव्वा, इसलिए आपने कई बार सुना होगा डायलॉग में कि आप तो दादा आदम के जमाने की बात करते हो। तो आदम पहला मानव था पृथ्वी पर आने वाला, हव्वा उनकी पत्नी का नाम था। इसलिए कई बार आप बच्चों को डराने के हव्वा आ गई, हव्वा आ गई। तो हव्वा क्या है, वो पहली महिला थी या दादी थी जो पृथ्वी पर आई इस्लाम धर्म के अनुसार। और अगर हम बात करें ईसाई धर्म की, तो भैया ईसाई धर्म के अनुसार पृथ्वी पर आने वाला पहला मानव एडम और उनकी पत्नी ईव थी। तो ईसाई लोग कहते हैं एडम और ईव की संतान है, और मुस्लिम लोग ये कहते हैं दादा आदम और दादी हव्वा की संतान है, और हिंदू धर्म के लोग ये कहते हैं महर्षि मनु और शत्रुपा की संतान है। बात देखे तो वो ये मनु कह दो, आदम कह दो, एडम कह दो, शत्रुपा हव्वा और ईव की संतान है। तो इस तरीके से पृथ्वी पर भैया मानव आ जाता है। इस तरीके से पृथ्वी पर कौन आ जाता है, बोलो मानव आ जाता है। तो मानव की उत्पत्ति इस तरीके से मानी जाती है। ऐसा तो मानव की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत प्रकृति में आए, बहुत सारी इनकी कहानियां हैं कि प्रकृति पर मानव कैसे आया, किन किन परिस्थितियों में आया। तो वो तो ज्यादा तो हम आपको खैर नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप इतना याद रखें जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, सृष्टि के निर्माण के समय ये निर्णय लिया गया कि जो सृष्टि पर जो मानव जाएगा उसके अंदर कैसे गुण होने चाहिए। कुछ लोग तो सपोर्ट कर रहे थे पृथ्वी पर जो मानव जाना चाहिए उसके अंदर देव गुण होने चाहिए, देवता गुण। कुछ लोग ये कहते हैं सृष्टि पर जो मानव जाएगा उनके अंदर दैत्य गुण होने चाहिए। लेकिन लास्ट में निर्णय लिया गया कि पृथ्वी पर जो मानव जाएगा वो पूरे काली की तरह होगा, ना वो उसके अंदर देव गुण होंगे, ना उसके अंदर दैत्य गुण होगा। मानव प्रकृति के पर जाने के बाद वो जैसा बनना चाहेगा वो वैसा बन जाएगा। वो चाहे तो अपने कर्मों से देवता बन सकता है, चाहे तो वो राक्षस बन सकता है। तो बालक जब प्रकृति में आता है तो एक पूरे कागज की तरह होता है, ना वो देवता होता है ना वो राक्षस होता है। वो रहन सहन, वातावरण और धीरे धीरे बड़े होने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। चलो अगर कोई बात नहीं, आगे चल के अगर हम बात करें, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हो गई हमारे दादा महर्षि मनु और दादी शत्रुपा की, पृथ्वी पर आ गए हिंदू धर्म के अनुसार। तो ऐसा कहा जाता है महर्षि मनु की संतान है। आगे चल के अगर हम बात करें इसी प्रकोप में, तो भैया धीरे धीरे जब आते गए प्रकृति में, जब आने लगे तो कुछ समस्याएं भी आने लगी। तो जब प्रकृति में आने लगे, कुछ समस्याएं आने लगी, तो भैया हमारे सामने जो पहली समस्या हमारे सामने टेक्निकल रूप से देखी गई, तो पहली समस्या हमारे सामने आए कि दिन और रात क्यों बनते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों पड़ते हैं। ये पहली समस्या थी हमारे सामने, जो पहली समस्या रखी गई। तो दोस्तों इस समस्या का समाधान करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे पोप टॉलमी। कौन थे? पोप टॉलमी।
पोप टॉलमी की बात करना चाहे तो लगभग 146 ईस्वी यानी कि दूसरी शताब्दी में पोप टॉलमी, ईसाइयों के जो संत होते हैं वो पोप कहलाते हैं, ये जीवन भर अविवाहित रहते हैं, तो उनका नाम था पोप टॉलमी। पोप टॉलमी क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना कि पोप टॉलमी ये कहते हैं कि ये जो सूर्य है, अरे जो कौन है बोलो भैया, ये जो सूर्य है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसके कारण ये दिनों रात बनते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि पोप टॉलमी ने पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत दिया, और पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत में पोप टॉलमी क्या कहता है, ये जो पृथ्वी है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य इसके चारों चक्कर लगाता है, जिसके कारण दिनों रात ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दोस्तों ये जो बात कही गई थी सरासर गलत थी, लेकिन उस जमाने में इस बात को बड़ी गहराई से लिया गया, लोग सही मानते थे। कुछ लोगों ने पोप टॉलमी का विरोध किया, कुछ लोगों ने पोप टॉलमी का विरोध किया। टॉलमी जी से कहा, टॉलमी जी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। लेकिन पोप टॉलमी के सामने कौन बोल सकता है? पोप टॉलमी ने कहा इसे दीवार में जिंदा चिन्ह दो या देश निकाला दे दो। लेकिन कुल मिला के बात ये कहेंगे कि दिनों रात के बनने के बारे में पहले जो विचार व्यक्त किए, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो पोप टॉलमी ने व्यक्त किया। क्वेश्चन आता है पेपर में, किसके अनुसार सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी सूर्य के? तो दोस्तों याद रखना, टॉलमी के अनुसार। धीरे धीरे हम आगे बढ़े, बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है। हमारे देश में 466 ईस्वी यानी कि 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट नामक व्यक्ति ने जन्म लिया। अरे आर्यभट्ट का जन्म 466 ईस्वी यानी कि 5वीं शताब्दी कुसुमपुर पटना बिहार में हुआ। तो आर्यभट्ट का जन्म 5वीं शताब्दी कुसुमपुर पटना कहाँ बोलो भैया, बिहार में हुआ। और आर्यभट्ट भट्ट ब्राह्मण थे। ये क्या थे बोलो भैया? भट्ट ब्राह्मण थे। आगे चल के हम आर्यभट्ट की बात करना चाहें तो भैया आर्यभट्ट उस जमाने के जाने माने खगोलविद, आर्यभट्ट उस जमाने के जाने माने खगोलविद, गणितज्ञ तथा प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री थे। प्रसिद्ध क्या थे बोलो भैया? ज्योतिष शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट उस जमाने के जाने माने खगोलविद, गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री थे। आर्यभट्ट दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। आर्यभट्ट सूर्य केंद्रित सिद्धांत में क्या कहता है कि ये जो सूर्य है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी इसके सामने जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो भैया दिनों रात बनते हैं, और जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो उससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन, दिनों रात के बनने और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट थे। इसके अलावा आगे चल के बात करें तो आर्यभट्ट दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शून्य के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों याद रखना, शून्य के आविष्कार का श्रेय आर्यभट्ट को जाता है। दूसरी बात अगर हम करें कि भैया पाई का मान ज्ञात करने का, जो पाई का मान ज्ञात किया था 22/7 या 3.142857142857, यानी कि जो पाई का मान दुनिया में सबसे पहले ज्ञात किया तो वो आर्यभट्ट ने ज्ञात किया। तीसरी बात अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट को दशमलव प्रणाली का जनक माना जाता है। दशमलव प्रणाली का जनक, फादर ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव प्रणाली का जो जनक है वो आर्यभट्ट को माना जाता है। दोस्तों दोबारा फिर रिपीट करेंगे, शून्य का आविष्कार किसने किया? वेरी गुड, आर्यभट्ट ने। तीसरा बात, पाई का मान किसने ज्ञात किया? आर्यभट्ट ने। अरे दशमलव प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? आर्यभट्ट को माना जाता है। अरे इसके अलावा आर्यभट्ट की क्या तारीफ करें? आर्यभट्ट की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी फेमस हुई, तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनेंगे। आर्यभट्ट ने सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लिखी आर्यभट्टियम। क्या लिखे बोलो दोस्तों? आर्यभट्टियम। इसके अलावा आर्यभट्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी दशगीतिका। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दशगीतिका के लेखक हैं, तो दशगीतिका के लेखक कौन है? भारत के जाने माने गणितज्ञ आर्यभट्ट हैं।
तीसरी इन्होंने किताब लिखी तंत्र, क्या लिखी बोलो भैया, तंत्र। और इसके अलावा सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट सिद्धांत नामक पुस्तक भी लिखने वाले कौन थे बोलो भैया, आर्यभट्ट ही थे। कौन थे बोलो भैया, आर्यभट्ट ही थे। तो भैया याद रखना, एक बार क्वेश्चन आ गया, आर्यभट्ट दुनिया के प्रसिद्ध थे, ऑप्शन बड़े क्रिटिकल दे दिए, आर्यभट्ट दुनिया के प्रसिद्ध थे। एक ऑप्शन में दे रखा था गणितज्ञ, एक में दे रखा था तो ज्योतिषविद, और एक में दे रखा था दोस्तों खगोलविद, गणितज्ञ और ज्योतिषविद। ऑप्शन चौथा दे रखा था इनमें से कोई नहीं। बड़ी दुख की बात, जातर बालक करके आए गणितज्ञ। अरे दोस्तों आर्यभट्ट गणितज्ञ बाद में थे, पहले तो वो क्या थे, खगोलविद थे। क्या थे बोलो, खगोलविद। तो सही आंसर क्या आएगा बोलो, खगोलविद। आर्यभट्ट की जो दुनिया में पहचान हुई वो खगोलविद के रूप में हुई। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि आपने नाम सुना माइकल जैक्सन, कि माइकल जैक्सन थे, तो 4 ऑप्शन आए भैया, माइकल जैक्सन थे। शिक्षा भर्ती परीक्षा में पूछ लिया गया था कि माइकल जैक्सन थे। एक ऑप्शन में दे रखा था सिंगर यानी कि गायक, एक में दे रखा था डांसर यानी कि नृतक, इसके अलावा वादक ऐसे दे रखा था, और दे रखे थे ऐसे गायक, नृतक, वादक और तबला वादक ऐसे, चलो ऐसे मान लीजिए। अब जब स्टूडेंट गायक पर जाता है तो पता चलता है कि माइकल जैक्सन बड़े पॉप गायक भी थे और माइकल जैक्सन पॉप डांसर भी थे। दोस्तों बड़े दुख की बात है कि जो माइकल जैक्सन थे वो दुनिया के जाने माने पॉप डांसर के साथ साथ पॉप सिंगर भी थे। जब लोग नृतक को करने का भी कभी मन करता है नृतक सही, कभी करता है गायक, कभी यार दोनों ऑप्शन होता है, दोनों करते थे। लेकिन दोस्तों याद रखना, जो माइकल जैक्सन की दुनिया में पहचान बनी, वो जो पहचान बनी वो एक नृतक के रूप में बनी, बाद में वो एक गायक बन गए। तो ऐसे याद रखना, आर्यभट्ट की जो दुनिया में पहचान पहले बनी, तो आर्यभट्ट की जो दुनिया में पहचान बनी वो किसके लिए बनी, किसकी वजह से बनी बोलो। आर्यभट्ट की जो दुनिया में पहचान बनी वो एक प्रसिद्ध खगोलविद के रूप में बनी, बाद में वो गणितज्ञ और ज्योतिषविद बने। इसी तरीके से माइकल जैक्सन की जो दुनिया में पहचान बनी वो नृतक के रूप में बनी, बाद में गायक के रूप में बनी। इसी तरीके से हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की पहचान दुनिया में डांसर के रूप में बनी, नृतक के रूप में बनी। उसके बाद पहचान जो बनी वो सिंगर के रूप में बनी, गा भी लेती है, और धीरे धीरे अब एक राजनीति में भी अपनी पहचान बनाने वाली है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो याद रखना, आर्यभट्ट की जो पहचान दुनिया में बनी वो एक पॉप सिंगर डांसर नहीं बल्कि खगोलविद और उसके बाद गणितज्ञ और ज्योतिषविद के रूप में दुनिया में पहचान बनी। तो ये तो थे हमारे दुनिया के जाने माने गणितज्ञ आदरणीय श्री आर्यभट्ट जी। दोस्तों ये हमने आर्यभट्ट की थोड़ी सी कहानी पढ़ी, थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं आपका अगर थोड़ा सा साथ हो तो दुनिया के जो और भी गणितज्ञ हमारे कम से कम, जैसे भास्कराचार्य फर्स्ट हैं, भास्कराचार्य सेकंड हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, आपने जाना माना नाम सुना होगा ब्रह्मगुप्त। अरे ब्रह्मगुप्त हमारे राजस्थान के भीनमाल जालौर के रहने वाले थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के जाने माने गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त कहाँ के निवासी थे। तो ब्रह्मगुप्त भैया राजस्थान के भीनमाल जालौर के रहने वाले थे और गुर्जर प्रतिहार वंश के समय वो वहां बड़े फेमस हुए, उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा भास्कराचार्य सेकंड की बात करेंगे, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के आपका अगर थोड़ा सा सहयोग रहा तो आप थोड़ा डाल देना, अगर इनकी आप चर्चा चाहते हो कि भाई साहब हमें थोड़ा इनके बारे में बताया जाए। मेरा मन कर रहा है जिन लोगों ने, देश के लोगों ने हमारा नाम रोशन किया इस दुनिया में, उनको भी थोड़ा याद कर लिया जाए। वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपकी इजाजत होगी तो आचार्य श्री रामानुजन के बारे में बात करेंगे, जिनके जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। आपकी अगर थोड़ी अनुमति हुई तो थोड़ी कहानी हम आपसे थोड़ी कहानी हम सीवी रमन की बात भी कर लेंगे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना की बात कर लेंगे, विक्रम साराभाई की बात कर लेंगे, और आपका अगर प्यार प्रेम रहा तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में भी बात कर लेंगे।
धीरे 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 जो राजस्थान के भारत के जो जाने माने गणितज्ञ थे और जाने माने वैज्ञानिक थे, उनको बारे में हम उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में और उन्होंने हमारे देश और दुनिया में क्या पहचान बनाई, उनके बारे में हम वर्णन कर लेंगे। लेकिन आगे इनकी चर्चा तभी, ऐसा नहीं कि वहां से क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, पूछे भी जाते हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, स्टूडेंट डे। और डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में बड़ी लंबी कहानी कभी सुनाएंगे आपको। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहोगे तो जो अगला जो वीडियो होगा आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगले वीडियो में हम आपको जो कहानी के साथ पेश होंगे, हम आपसे कहानी की चर्चा कर लेंगे। आचार्य श्री रामानुजन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और इसके अलावा जो वैज्ञानिक है हमारे हिंदुस्तान के, उनकी बात कर लेंगे। थोड़ा सा समय मिलेगा तो दुनिया के उन वैज्ञानिकों की बात कर लेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन और भी जो जाने माने डार्विन नामक जो फेमस वैज्ञानिक हैं उनकी बात कर लेंगे। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और हम आगे बढ़े। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।